BSTC रैंकर्स जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहतरीन डीप डाइव सेशन में हम एक नए अंदाज में पढ़ाई करने वाले हैं। बिल्कुल। और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल सॉलिड चलती रहे। सही कहा। तो विद्यार्थियों, कक्षा शुरू करने से पहले मेरी भी आप सभी से यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको रोज यहाँ मिलती रहेंगी। आज की इस डीप डाइव क्लास का हमारा मुख्य विषय है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। और हम प्री बीएसटी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न संख्या 121 से लेकर 130 तक का बहुत ही गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ उत्तर रटना नहीं है, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। एकदम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 121। प्रश्न है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए। ऑप्शन बी, छात्र घर पर अध्ययन कर सके। ऑप्शन सी, छात्रों के विकास के लिए। या ऑप्शन डी, लेखन कौशल के विकास के लिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड पॉज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मैं चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी हर प्रश्न के बाद पूरी ईमानदारी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, कमेंट्स करने से आपको खुद की तैयारी का अंदाजा लगेगा। अब अगर इस प्रश्न के सोल्यूशन पर आएं तो देखिए, गृह कार्य या होमवर्क को लेकर ना एक बहुत ही आम गलतफहमी होती है। वही कि बच्चों को बस व्यस्त रखना है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि बच्चा घर पर खाली बैठेगा, शैतानी करेगा तो उसको होमवर्क दे दो। पर शिक्षा मनोविज्ञान में होमवर्क का असली मकसद सिर्फ बच्चे को व्यस्त रखना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक तरह का मूल्यांकन। मतलब शिक्षक को एक फीडबैक मिलता है। एकदम सही कहा आपने। सोचिए, जब एक शिक्षक क्लास में 40 बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाता है तो अक्सर सभी बच्चे सिर हिला देते हैं कि हाँ, समझ आ गया। हाँ, क्लास में तो कोई जल्दी बोलता ही नहीं कि सर मुझे समझ नहीं आया। वही तो अब शिक्षक को ये कैसे पता चलेगा कि वास्तव में कितनी बात उनके दिमाग में आई है? जब बच्चा घर जाकर स्वतंत्र रूप से उन प्रश्नों को हल करता है और अगले दिन वो कॉपी शिक्षक के पास आती है तो वो कॉपी एक फीडबैक रिपोर्ट का काम करती है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे खाना बनाते समय शेफ बीच बीच में थोड़ा सा खाना चख कर देखता है कि नमक या मसाले सही हैं या नहीं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। वो चखना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। वो फाइनल टेस्ट नहीं है, बस सुधार की एक प्रक्रिया है। और यही होमवर्क का वास्तविक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है कि छात्रों ने पाठ को कितना समझा है। सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कड़ी सजा के कारण बच्चा सजा देने वाले से घृणा कर सकता है। ऑप्शन बी, कड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन सी, कड़ी सजा डर तथा दुश्चिंता उत्पन्न करती है जो सीखने को बढ़ावा देती है। या ऑप्शन डी, पिटाई आक्रामकता के लिए सफल मॉडल प्रदान करती है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड पॉज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विद्यार्थियों, फटाफट अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। पुराने समय में एक कहावत होती थी कि डंडा हटा और बच्चा बिगड़ा, लेकिन आधुनिक बाल मनोविज्ञान इस कथन को पूरी तरह से खारिज करता है। ऑप्शन सी में जो दावा किया गया है कि डर सीखने को बढ़ावा देता है, ये वैज्ञानिक रूप से एकदम गलत है। क्योंकि डर के माहौल में तो बच्चा बस बचने की कोशिश करता है ना। बिल्कुल। जब किसी बच्चे को डराया जाता है या कड़ी सजा दी जाती है तो उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। इससे बच्चा एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब उसकी पूरी ऊर्जा सिर्फ इस बात पर लग जाती है कि आज मार से कैसे बचा जाए, न कि टॉपिक को समझने पर। एकदम। जब मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में होता है तो वो लर्निंग मोड को तुरंत बंद कर देता है। डर और तनाव बच्चे की सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता को कुंठ कर देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी अपनी जगह सही तथ्य बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि सजा के कारण बच्चा सच में शिक्षक से घृणा कर सकता है। वो मार से बचने के लिए झूठ बोलना सीख सकता है, या फिर वो ये सोच सकता है कि ताकत से अपनी बात मनवाई जा सकती है, जिसे वो खुद आक्रामक बन जाता है। लेकिन डर कभी भी सीखने को बढ़ावा नहीं दे सकता। इसलिए ऑप्शन सी गलत कथन है और यही हमारा सही उत्तर है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। डंडे से शांति आ सकती है पर समझ नहीं। चलिए अब क्लास के माहौल से निकलकर पूरे स्कूल के प्रशासन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 123 प्रश्न है स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन ए शिक्षक पर, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य पर, ऑप्शन सी प्रबंधक पर या ऑप्शन डी विद्यार्थियों पर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड पॉज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग भी अपने जवाब कमेंट्स में लिखते रहिए। इस प्रश्न में विद्यार्थी अक्सर प्रबंधक यानी मैनेजर और प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के बीच उलझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल पोजीशंस लगती हैं स्कूल में। सही कहा, पर इसको एक उदाहरण से समझना आसान होगा। देखिए, प्रबंधक या मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है स्कूल के लिए एक विजन तैयार करना। वो लोग पैसे जुटाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, एक बुनियादी ढांचा खड़ा करते हैं। मतलब उन्होंने ग्राउंड सेट कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उस स्कूल के अंदर जो डेली एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, उसका संचालन मैनेजर नहीं करता। एक स्कूल रूपी जहाज का असली कप्तान हमेशा प्रधानाचार्य ही होता है। यानी टीचर्स को गाइड करना, टाइम टेबल बनाना, डिसिप्लिन देखना, ये सब प्रिंसिपल का काम है। एकदम, वो स्कूल की ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ पूरी व्यवस्था घूमती है। इसलिए संपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी हमेशा प्रधानाचार्य पर होती है। जहाज और कप्तान वाला उदाहरण बहुत ही क्लियर था। चलिए, अब क्योंकि बुनियादी ढांचे की बात निकली है तो क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। ये भारतीय शिक्षा इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध योजना से जुड़ा है। प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, ऑप्शन सी बीच में ही विद्यालय छोड़ने से रोकना या ऑप्शन डी सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड पॉज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दर्ज करना न भूलें। ये प्रश्न परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम सुनकर सोचते हैं कि सरकार ने ट्रक भर भर के काले तख्ते बांटे होंगे। हाँ, नाम से तो यही लगता है कि बस ब्लैक बोर्ड बांटने की योजना होगी। यही वो जाल है जिसमें परीक्षार्थी फंस जाते हैं। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू की गई थी। उस समय भारत के ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स की हालत बहुत खराब थी। सही बात है, कई स्कूल तो पेड़ों के नीचे चलते थे जहां छत तक नहीं होती थी। बिल्कुल, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक बोर्ड लगाना नहीं था, बल्कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं यानी मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज उपलब्ध कराना था। इन सुविधाओं में और क्या-क्या शामिल था? इसमें तय किया गया कि हर स्कूल में कम से कम 2 पक्के और हवादार कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक हों जिसमें से एक महिला जरूर हो, और बच्चों के लिए खिलौने, चाट, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए रखा गया होगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि बच्चों और शिक्षकों को एक सम्मानजनक माहौल देने की योजना थी। बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। प्रश्न है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड पॉज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट करें। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यानी को करिकुलर एक्टिविटीज। आजकल लोगों को लगता है कि स्कूल सिर्फ किताबें रटने के लिए होता है और खेल कूद या नाटक बस टाइम पास है। हाँ, पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं कि खेलने से क्या होगा, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर अगर हम शिक्षा को सिर्फ सूचनाएं रटने तक सीमित कर दें तो हम सिर्फ ऐसी मशीन तैयार करेंगे जो मैथ्स के सवाल तो हल कर लेगी, पर जिंदगी के नहीं। शिक्षा का लक्ष्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों? फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों। जब एक बच्चा मैदान में फुटबॉल खेलता है तो वो सिर्फ शारीरिक रूप से फिट नहीं होता, वो टीम वर्क सीखता है, हार को बर्दाश्त करना सीखता है। जब वो स्टेज पर भाषण देता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी इन सब से उसका एक पूरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल, इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास या हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। ये एक्टिविटीज कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, बल्कि पढ़ाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली जरूरी प्रक्रियाएं हैं। सही कहा,
किताबें दुनिया के बारे में बताती हैं, पर ऐसी एक्टिविटीज दुनिया में रहना सिखाती हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। प्रश्न है, विद्यालयों में प्रभावी संस्थागत वातावरण का महत्वपूर्ण सूचक है। ऑप्शन ए, अच्छे मानवीय संबंध। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम लक्ष्यों की पहचान। ऑप्शन सी, संस्था में भौतिक संसाधन। या ऑप्शन डी, संस्था के वित्तीय संसाधन। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड पॉज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपका जवाब क्या था। आजकल के दौर में ये बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है कि जिस स्कूल में अच्छे क्लासरूम्स हों, संगमरमर की बिल्डिंग हो और खूब पैसा हो, वही सबसे अच्छा स्कूल है। हाँ, आमतौर पर लोग उन्हीं स्कूल्स की तरफ आकर्षित होते हैं। पर आप खुद सोचिए, अगर किसी स्कूल के पास सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन वहां के प्रिंसिपल का रवैया तानाशाही वाला है, टीचर्स आपस में पॉलिटिक्स करते हैं और छात्रों और टीचर्स के बीच कोई खुला संवाद नहीं है, तो क्या वहां का माहौल सच में प्रभावी होगा? कतई नहीं। वहां तो बच्चे और टीचर दोनों ही घुटन महसूस करेंगे। वहां कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। एकदम सही। एक प्रभावी संस्थागत वातावरण या इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट पैसों या ईंट पत्थर से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे मानवीय संबंधों से। यानी प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच का आपसी तालमेल। बिल्कुल, आपसी सम्मान, सहयोग और सकारात्मक संवाद ही वो नींव है जो किसी संस्था को महान बनाती है। अगर ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं तो कम भौतिक संसाधन होने के बावजूद वो स्कूल बेहतरीन परिणाम दे सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। संस्कृति हमेशा संसाधनों पर भारी पड़ती है और इस संस्कृति को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका एक आदर्श शिक्षक की होती है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 127। प्रश्न है, नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन रखना। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को निर्देशित करना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड पॉज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विद्यार्थियों, कमेंट में अपना जवाब जरूर पोस्ट करें। देखिए, एक जो पारंपरिक शिक्षक होता है उसका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि सिलेबस कैसे पूरा हो और क्लास में शांति कैसे बनी रहे। वो बस एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है। मतलब जो किताब में लिखा है वो बस बच्चे की कॉपी में उतर जाए। हाँ, पर एक नेतृत्वकारी अध्यापक यानी लीडरशिप ओरिएंटेड टीचर का विजन बहुत बड़ा होता है। वो जानता है कि आने वाले समय में सिर्फ रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा कार्य बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। क्रिटिकल थिंकिंग से आपका मतलब है चीजों को खुद से समझने की क्षमता। बिल्कुल। वो क्लास में ऐसा माहौल बनाता है जहां बच्चे सवाल पूछने से डरे नहीं। वो किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, बल्कि खुद सोचें और उसका विश्लेषण करें। वो विद्यार्थियों को अपना फॉलोअर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाला एक नया लीडर बनाता है। ये तो सच में एक बहुत ही इंस्पायरिंग अप्रोच है। अब सवाल ये उठता है कि क्लास में ये इंडिपेंडेंट सोच लाने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी है? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है। प्रश्न है, शिक्षण युक्ति जिसमें अधिकतम मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन ए, व्याख्यान। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर। ऑप्शन सी, समूह चर्चा। या ऑप्शन डी, वचन। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड। एक्टिव और पैसिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जब कोई टीचर व्याख्यान यानी लेक्चर दे रहा होता है तो छात्र बस एक निष्क्रिय श्रोता होता है। वो चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है, जिसमें उसकी मानसिक सक्रियता कम होती है। हाँ, लेक्चर सुनते समय तो कई बार ध्यान भटक भी जाता है। सही बात है, पर समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक पूरी तरह से सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें बच्चे को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है, जैसे कि दूसरों को सुनना और खुद का पॉइंट सोचना। बिल्कुल। उससे पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुननी होती है, फिर उसका अपने दिमाग में तेजी से विश्लेषण करना पड़ता है। उसके बाद एक मजबूत तर्क या आर्ग्यूमेंट तैयार करना पड़ता है और अंत में उसे सही शब्दों में बोलना भी होता है। बाप रे, ये तो दिमाग के सारे तार खोल देने वाली एक्सरसाइज हो गई। हाँ, इसमें लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय रहता है।
बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था ये। अब थोड़ा शिक्षा नीति की तरफ चलते हैं, जो कि आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 129। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शैक्षणिक संरचना है। ऑप्शन ए 8+4+3, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 10+2+3 या ऑप्शन डी 8+3+2। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड पॉज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अपना जवाब कमेंट करके बताएं। ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। हम पिछले कई दशकों से 10+2 के पुराने ढांचे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें 10वीं तक नॉर्मल पढ़ाई और फिर 2 साल का स्पेशलाइजेशन। हाँ, हम सब ने वही सिस्टम देखा है। तो ये नया 5+3+3+4 क्या है? इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझाएं। यहाँ किताबों से ज्यादा खेल खेल में पढ़ाने पर जोर है। अच्छा, तो शुरुआती 5 साल में बच्चे केवल खेलेंगे और एक्टिविटी करेंगे, फिर अगला 3 क्या है? अगला 3 है प्रेपरेटरी स्टेज। ये क्लास 3 से 5 तक होती है। यहाँ बच्चों को बेसिक भाषा और नंबर्स यानी न्यूमरेसी सिखाई जाती है। फिर आता है तीसरा 3, जिसे मिडिल स्टेज कहते हैं। ये क्लास 6 से 8 तक है, जहाँ सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ाई शुरू होती है और वोकेशनल ट्रेनिंग या कोडिंग सिखाई जाती है। और आखिरी का 4 क्या है? आखिरी 4 है सेकेंडरी स्टेज, यानी क्लास 9 से 12 तक। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की कठोर दीवारें गिरा दी गई हैं। अब एक बच्चा फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। अब पढ़ाई सच में विद्यार्थी केंद्रित हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हमारे आज के डीप डाइव के आखिरी प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 130। प्रश्न है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि वे हैं ऑप्शन ए ताक झांक करने वाले, ऑप्शन बी दखल देने वाले, ऑप्शन सी जिज्ञासु या ऑप्शन डी चिंतित। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड पॉज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दर्ज करें। हम सबने देखा है कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है? तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? कई बार बड़े लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। हाँ, डांट देते हैं कि चुप रहो, इतने सवाल मत पूछो। पर एक शिक्षक के रूप में अगर कोई इन सवालों से चिढ़ता है तो वो शिक्षा के सबसे बड़े अवसर को खो रहा है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट्स कहा है। नन्हे वैज्ञानिक? ये तो बहुत प्यारा टर्म है। बिल्कुल। जब एक बच्चा सवाल पूछता है तो वो आपको परेशान या दखलंदाजी नहीं कर रहा। वो अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। उसके अंदर आसपास की दुनिया को समझने की एक भूख है, और ये जिज्ञासा ही सीखने का पहला कदम होती है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं होता। जरूरी नहीं कि आपके पास हर उत्तर तुरंत हो, पर उस जिज्ञासा का सम्मान करना जरूरी है। अगर शिक्षक बच्चे को डांटकर चुप करा दे तो उस नन्हे वैज्ञानिक की हमेशा के लिए हत्या हो जाती है। एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि वो उस जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उस बच्चे के साथ मिलकर जवाब ढूंढने की कोशिश करे। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। जिज्ञासा ही वास्तव में ज्ञान की जननी है। तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही हमारे आज के 10 MCQs पूरे होते हैं। चलिए क्विक समरी देख लेते हैं। आज हमने सीखा कि होमवर्क का असली मकसद सिर्फ व्यस्त रखना नहीं बल्कि मूल्यांकन करना है। डर और कड़ी सजा से सीखने का माहौल नहीं बनता, बल्कि मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक स्कूल का असली कप्तान प्रधानाचार्य होता है। और हमने जाना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बस बोर्ड लगाने के लिए नहीं, बल्कि न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए था। को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं। स्कूल का माहौल AC क्लासरूम से नहीं, बल्कि अच्छे मानवीय संबंधों से बनता है। बिल्कुल। और एक लीडरशिप वाली टीचर का मुख्य काम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लाना है। समूह चर्चा में दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। नई शिक्षा नीति अब 5+3+3+4 के ढांचे पर चलेगी और सवाल पूछने वाले बच्चे दखल देने वाले नहीं, बल्कि बहुत जिज्ञासु होते हैं। एकदम सही। अब क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सभी छात्रों को सोचने के लिए एक विचार देकर जाना चाहती हूँ। सोचिए जरूर,
जब आप भविष्य में एक आदर्श शिक्षक बनेंगे तो NEP 2020 की इस नई व्यवस्था के तहत आप एक सवाल पूछने वाले जिज्ञासु बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और उसकी उड़ान को कैसे दिशा देंगे, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में सोचने वाला विषय है। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स आज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो विद्यार्थियों, आज की इस डीप डाइव क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो और सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए हों, तो BST रैंकर जोन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।